गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम चैप्टर 3 कर रहे थे, तो हम कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, हम जल का संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय तथा झीलों के तटबंध और नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सुन रखी होंगी। जलाशय वगैरह, झीलें, तटबंध बनाना, नहरों का निर्माण करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों पर हमने बांध बनाए हैं। ठीक है, बांध क्या है, वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है। बांध क्या होते हैं और बांध जो है वह जल को कैसे संरक्षित रखते हैं और उसके प्रबंधन में कैसे सहायक है, यह हम यहाँ देखेंगे। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में इसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन तथा मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जो सतलज ब्यास रिवर पर कौन सी परियोजना है बेटा, भाखड़ नांगल परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि जो इसका उपयोग है वह विद्युत उत्पादन के लिए और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिनों में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण, महानदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है, हीराकुंड डैम बना हुआ है। यह जल संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण दोनों का ही समन्वय करता है। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा बांधों को किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से इनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली में जमा हो जाता है। देखिए, नदियों पर यदि हम बांध बनाते हैं और उनका बहाव बांध बनाने से उनका बहाव जो है वह नियंत्रित हो जाता है और उनका प्राकृतिक बहाव जो है वह अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक जब तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाते हैं, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीवा आवासों की भोजन की कमी हो जाती है और बांधों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों को नदियों में स्थानांतरण जो है वह अवरुद्ध हो जाता है। देखिए, बांध बनाने की ये आपको नुकसान दे रखे हैं कि बांध बनाने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं, बड़े बांध नए पर्यावरण आंदोलनों तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण किया गया था। देखिए, काफ़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे नर्मदा नदी पर यह परियोजना जो है वह 3 स्टेट में है लगभग। टिहरी डैम जो बना गया है, यह किस पर, टिहरी डैम किस पर है, गंगा पर है। ठीक है, गंगा रिवर पर यह डैम बना गया है। यहाँ के जो स्थानीय समुदाय थे उन्होंने इसका विरोध किया था और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि काफ़ी भारी संख्या में इनका विस्थापन किया जा रहा था। ठीक है, आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या हम ये कह सकते हैं कि उद्योगपतियों या कुछ नगर केंद्रों को। गाँव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? नहीं, इंडिविजुअली उनको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जो हैं वह
जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसी गंभीर परिस्थितिके परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग हैं और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए थे। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है गुजरात का। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े भी जो हैं वह आम होते रहते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। देखिए, बांध का जो निर्माण है वह किस उद्देश्य से किया गया है, ताकि बाढ़ न आए, लेकिन तली में तलछट जो है वह जमा हो जाते हैं और पानी का लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आने के जो चांसेस हैं वह बढ़ जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई है। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ है, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ है। जो बाढ़ आती है उससे देखिए जान और माल दोनों का नुकसान होता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मृदा अपरदन भी हुआ है। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँचती, जिससे कारण भूमि के निम्नीकरण की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलाते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण के बारे में। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियाँ और उनकी जाल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। ठीक है, जल और कुल क्या हैं? वाहिकाएं हैं, और ये वाहिकाएं जो हैं उनका निर्माण किस लिए किया गया है? ताकि नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए ये बनाई गई हैं। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है पश्चिमी भारत का, तो वहाँ पर यदि हम देखें तो छत पर वर्षा जल संग्रहण का तरीका जो है वह आम है। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोड़ इसके उदाहरण हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। आगे हम देखते हैं यहाँ से, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमि टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। देखिए, जो ये शुष्क क्षेत्र है यहाँ पर भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका है। टांका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, जिससे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ठीक है, वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है।
का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग किया जाता है, उसे संग्रहित नहीं किया जाता है। इसके बाद होने वाली वर्षा का जो है वह वर्षा का जो जल होता है उसे संग्रह किया जाता है। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। यह इसे जल की कमी ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाले जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अर्थात पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है इसमें? देखिए, वर्षा जल आम शब्द है और वैसे इसे यहाँ की भाषा में पालर पानी पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का इसे सदतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी